हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे रिस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन देख रहे थे। तो रिस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे कि रिस्पिरेशन होता क्या है, और आपको बताया था रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट के बारे में, जिसको हम ऑर्गेनिक सब्सट्रेट या रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट उसके बारे में हमने बताया था। और कुछ बताए थे कि जैसे बम कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है, कैसे हमको पता चलता है कौन कितनी एनर्जी देगा, कौन सा मतलब इतने सारे रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट बताए थे, कौन सा पहले यूज होगा उसके बारे में बताया था। वो सारी चीजें बता दी थी। अच्छा, इसमें अभी जो ये जो चार्ट मैंने बनवाया था, इसमें मैंने एक गलती कर दी थी। वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, जब सीरियल से मैं लिख रहा था तो सीरियल से मैं ध्यान नहीं दिया, और फैट फैट का इसमें लिख दिया, प्रोटीन का इसमें लिख दिया। बस आपको करना कुछ नहीं, ये इसका है और ये इसका है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन जो है मतलब इतना कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, और जो फैट है उसकी 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक सब्सट्रेट में जो फैट है उसका ये इतना है, प्रोटीन का ये इतना है। अरे गलती तो हो ही जाती है, इंसान हूँ, ठीक है, कोई मशीन नहीं। तो इतनी बहुत गलती हो जाती है, तो जिसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। वो होता है कि मैं जब सीरियल से लिख रहा था तो ये इसका इसमें लिख दिया, इसका इसमें लिख दिया, और कोई गलती नहीं, और बाकी सब सही है। और ये अगर आपने कहीं बहुत सारी बुक में देखा होगा, कहीं पर एच लिखा होता, कहीं पर नहीं लिखा होता, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें एच लिख दिया। बहुत सारी बुक में लिखा होता, बहुत सारी बुक में नहीं लिखा होता। हो सकता है आपकी बुक में ना लिखा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो। तो ये आपके मैंने आपको चीजें बताई थी। अब उसके आगे देखते हैं। तो उसके आगे अगर हम लोग देखें तो हम टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को अगर देखें, तो हमने आपको बताया था कि हाँ, एक हो जाता है एरोबिक, एक हो जाता है एनोरोबिक। वो चीज तो आपको पता है कि एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन वी हैव डिवाइडेड द रिस्पिरेशन टू टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम ये डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके पहले हम जो कल उस दिन बताए थे, मतलब जैसे आपको बताया गया था कि कौन सा रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट पहले यूज होगा, कौन सा बाद में होगा, उसी के बेसिस पे हम थोड़ा रिएक्शन को बदलते हैं, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही डिफ्यूज हो गया है, साफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ज्यादा साफ नहीं हुआ, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें अगर हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देखते हैं कि कौन सा मतलब प्रोटीन यूज हो रहा है कि फैट यूज हो रहा है, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट कौन सा यूज हो रहा है, ऑन द यूज ऑफ द रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट। और टाइप ऑफ रिएक्शन अगर देखते हैं, तो बेसिस आपको पता है, रिएक्शन कह रहा हूँ, रिस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में अगर देखें तो आपके पास, ठीक है, तीन चीजें थी। पहली थी प्रोटीन। भाई यार थोड़ी बहुत गलती हो जाएगा तो देख लिया करिए। प्रोटीन, फैट, और क्या था यार, ग्लूकोज। ठीक है, तो प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ग्लूकोज को ये देखते हैं कि हाँ भाई रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, ये भी यूज होते हैं, ठीक है, तो इनका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ग्लूकोज का मेनली होता है। और फैट और प्रोटीन का तो होता ही है, तो ग्लूकोज का तो मेनली होता है, ठीक है। और इन दोनों का तो प्रोमिनेंट है। जैसे कि प्रोटीन का यूज तब होता है जब स्टार्विंग कंडीशन आ जाती है, भाई बहुत दिनों से आप खाना नहीं खाए, जितनी ग्लूकोज थी वो सब कंज्यूम होगा जब ऑक्सीडेशन हो रहा था। लेकिन अब जैसे प्रोटीन और फैट है, तो इनका जब मतलब होगा ऑक्सीडेशन तब, हाँ, जब मान लीजिए स्टार्विंग कंडीशन आ रहा है, तो प्रोटीन का तो मेनली यूज इसीलिए होता है कि हाँ स्टार्विंग कंडीशन आ गई है, अब बॉडी के पास डिमांड हो रही है कि ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, तब वहां पर यूज होगा प्रोटीन। और उसके पहले जो फैट और ग्लूकोज का यूज होता ही है। अब प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज में सबसे पहले यूज होता है ग्लूकोज, उसके बाद होता है फैट, देन होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है स्टार्विंग कंडीशन में यूज होता है, जब आपके पास ग्लूकोज एक्सेस नहीं बचता है, तब वहां पर प्रोटीन यूज होता है। अगर हम देखें तो ये जो फैट और ग्लूकोज होते हैं, ये सेल के अंदर क्या होते हैं कि मतलब ऐसे ही फैले होते हैं, ठीक है। ये ऐसे फैले होते हैं। जो प्रोटीन होता है वो मतलब ऐसा होता है कि उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन कहते हैं, पूरे प्रोटोप्लाज्म में फैला होता है एक चेन की तरह। तो ये हो जाती है हमारी प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में एक हमारी ये रिएक्शन अलग से बनती है, जिसमें हम प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये टाइप ऑफ रिएक्शन में फैट और ग्लूकोज को डिवाइड करते हैं। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको दो चीजें याद रखनी, फैट और ग्लूकोज अलग यूज हो रहा है, और अगर प्रोटीन यूज हो रहा है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन कहते हैं।
रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन रेस्पिरेशन एक ही बारी में यूज कर रहे हो। तो प्रोटीन जब यूज होता है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन कहते हैं, और फैट और ग्लूकोज अलग यूज होंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में आपको ये चीजें याद रखनी। उसके बाद हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में अगर देखते हैं तो एक और चीजें देखते हैं, जैसे एरोबिक और एनोरबिक आपको बताया, तो एरोबिक और एनोरबिक को थोड़ा और देख लेते हैं। वैसे हम आगे और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, फर्मेंटेशन और बाकी जो भी एरोबिक एनोरबिक है, ईटीएस और सब जितनी चीज़ें हैं उस सबको देख लेंगे। लेकिन उसके पहले टाइप ऑफ जैसे रेस्पिरेशन है तो उसमें प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज में जैसे प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज, ये सबको आपको मैंने बता दिया। जैसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में प्रोटीन जब हो रहा है तो प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ग्लूकोज और फैट अलग मतलब यूज हो रहा है, इनका बेसिस अलग होता है, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। अब अगर नहीं समझे तो अभी कोई मतलब वो नहीं, क्योंकि थोड़ा ऊपर के रीजन आपके 10th के सिलेबस में ये नहीं है। टाइप ऑफ रिएक्शन में ये चीजें, और अगर टाइप ऑफ रिएक्शन में जो कि हमारी बहुत ही जरूरी चीज होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सिर्फ आपको बता दिए, ठीक है, मेन यूज के लिए। और बाकी जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट बताओ टाइप ऑफ रिएक्शन में, जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो ये सब ये बताइए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये अगर देखते हैं तो हमको पता है ये आपके 10th के सिलेबस में है, और आपके 10th के जो नीचे पढ़ते हैं उनके भी सिलेबस में है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में जैसे आपको ये पता है एरोबिक होता है, कि एरोबिक जिसमें एयर प्रेजेंट होता है, इसमें पहले से पता है एरोबिक ये हो जाता है। एनोरोबिक कैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो एनोरोबिक हो जाता है। तो एरोबिक में अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो यानी ऑक्सीजन का फुल्ली ऑक्सीडेशन होता है, फुल्ली यूज होता है, और यहाँ पर उसका फुल्ली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसीलिए पे यहाँ पर दो टाइप के आप एनरोब्स पढ़ेंगे, जिससे फैकल्टेटिव एनरोब्स, एक होते हैं ऑब्लिगेट एनरोब्स। उनके वो क्या होते हैं उनके बारे में हम जब एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे उसके उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसकी जो इंटेंसिटी हो कम हो, तो इसके कारण एनॉर्बिक हो रहा, या फिर हो सकता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए तो जिसके अंदर एनॉर्बिक हो रहा है वो जो ऑर्गेनिज्म है वही डेड हो जाए। क्योंकि दो टाइप के आपको इसमें पढ़ने हैं एनरोब्स, एक होता है फैकल्टेटिव एनरोब्स, एक होते हैं ऑब्लिगेट एनरोब्स। ये क्या होते हैं, जब हम एनरोब्स एनरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताएंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन हाँ ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन लेस अमाउंट में होगा, जिससे एनोरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा, नहीं तो वो एरोबिक में ही आ जाता। तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता। अब इसमें एनर्जी कितनी होती है, तो ये एरोबिक हो गया। अब इसमें देखिए, अगर आप बात करेंगे तो जैसे C6H12O6 जिससे आपको पता है रिएक्शन, ठीक है। अगर इसमें आपने क्या किया, ऑक्सीजन को मिलाया, H2O भी होता है, और सारे बुक में नहीं होता, उसके बाद छोड़ो, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ इधर ही। तो इसमें होगा क्या कि आपका CO2 निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है, और एनर्जी निकल जाती है। अब एनर्जी निकलेगी तो आपको एनर्जी तो पता है, मतलब एनर्जी तो निकलेगी आपको पता, लेकिन कितनी एनर्जी निकलेगी, तो 680 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब। अच्छा, तो कितना वर्क होगा जूल में, कितना वर्क हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कितना वर्क होगा, तो 2870 किलो जूल। मतलब अगर कुछ बुक में देखेंगे तो मतलब 2870 लिखा, किसी किसी में 2880 लिखा, तो ये सब वेरी करता है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में इतनी एनर्जी, इतनी किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है, इतना एनर्जी यानी वर्क हो रहा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के हुआ। और अगर एनोरबिक रेस्पिरेशन का देखें तो एनोरबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसके कारण यहाँ पे एनर्जी कम निकलती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कम निकलती है। तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी 59 किलो कैलोरी निकलेगी। और यहाँ पे बनेगा क्या, इथा जो आपको मैंने आपको बताया था इथेनॉल बनेगा, यानी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो कम है, तो यहाँ पे 59 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। और जूल में अगर बताएं कि कितना वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 59 किलो कैलोरी तो 247 किलो जूल, याद रखना है, ऐसे आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कितनी एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको एरोबिक और एनोरबिक में याद रखना, एरोबिक में इतनी एनर्जी निकल रही है, और 247 एनोरबिक में 59 किलो कैलोरी ये निकल रही है, 247 किलो जूल एनर्जी और निकल रही है टाइप ऑफ रिएक्शन में। तो एरोबिक ये हुआ, एनोरबिक ये हुआ, इसमें 59 किलो कैलोरी, और इसमें आपकी निकली 686 किलो कैलोरी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी मतलब एनर्जी इसमें कितनी ज्यादा निकल रही है,
कहाँ 686 किलो कैलोरी और कहाँ पर 59 किलो कैलोरी, यानी बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी निकल रही है। तो आपको, और अगर एटीपी की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ 2 एटीपी का। कैसे होता है? सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो उसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और वो जो 2 एटीपी उसमें बनती है इसमें भी बनती है 2 एटीपी, और बाद में इसमें इसमें एक्स्ट्रा एटीपी बनती है जो कि 36 एटीपी होती है। 36 एटीपी एक्स्ट्रा बनती हैं, तो और जो 2 एटीपी बनी है ग्लाइकोलिसिस में वो ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल एटीपी जो होती है वो बनती है 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे 2 एटीपी बन रही है, यहाँ पे 38 एटीपी बन रही है। तो आप सोच सकते हैं कितनी मतलब वो है मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी इससे प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एनऑर्बिक में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो कम से कम हो तो रही है, इतनी भी बहुत। ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में एक परमानेंट प्रोसेस होता है कि हाँ हो जाता है। जैसे सैक्रोराइड्स की बात कर लें, जैसे सैक्रोमेसिस की बात करें तो उसमें निकलती है, उसमें एनोर्बिक रिस्पिरेशन हो रहा है, तो भाई उनकी एनोर्बिक रिस्पिरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी बॉडी इतनी बड़ी है ही नहीं कि हाँ एरोबिक रिस्पिरेशन की जरूरत है। एनोर्बिक रिस्पिरेशन का काम इतना ज्यादा उनको इतना काम करना है नहीं कि हाँ 38 एटीपी चाहिए, उनको 2 एटीपी मिल गई बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो वही एनोर्बिक रिस्पिरेशन हो जाता है। एनोल्विक रेस्पिरेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ एनोल्विक रेस्पिरेशन ठीक से नहीं होता। इसके 2 टाइप में मतलब बनते हैं, तो एक तो अगर बनता है इथानॉल तो अलग निकलता है फर्मेंटेशन में, एक होता है लैक्टिक एसिड वो भी अलग मतलब एनोल्विक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, एक में लैक्टिक एसिड बन जाता है, एक में एथानॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आते दोनों एनोर्बिक रेस्पिरेशन में ही हैं। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन में एरोबिक एनोर्बिक हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू देना था तो इसको मैंने आपको बताया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, डू प्लांट्स ब्रीथ। आप अगर एनसीईआरटी का 11 अगर 11 की बुक अगर आप देखेंगे खोल के, तो उसमें जब सबसे पहला वाला सेक्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है डू प्लांट्स ब्रीथ। अब आप सोच रहेंगे इसमें क्वेश्चन क्यों दिया, टॉपिक होना चाहिए, तो है एक टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ एक टॉपिक दिया हुआ है कि डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट्स ब्रीथ कर सकते हैं? ये आपको खुद सोचना चाहिए। पहले तो आप ये बताइए कि ब्रीथ करते क्यों हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी प्लांट को तो वो भी करते होंगे। ब्रीथ हम किस लिए करते हैं, आपको पहले बताता है रिस्पिरेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी ब्रीथ क्यों करते हैं, तो ब्रीथिंग इसलिए करते हैं कि इससे ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन क्या करेगा, जो भी हमारे सबस्ट्रेट हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, उनको जला के उसको एनर्जी निकालेगा। ठीक है, उनकी एनर्जी निकालेगा, उससे जब एनर्जी निकलेगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आपसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर कुछ जलाना है, ठीक है, कंबसन करना है, तो कंबसन अगर करना है तो अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस है तो क्या आप कंबसन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है तब आप कंबसन कर पाएंगे, लेकिन उससे CO2 नहीं निकलेगी, उससे CO निकलेगी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि बहुत ही डेंजरस और टॉक्सिक गैस होती है। अगर आप किसी रूम में मतलब ऐसे बंद करके लेटे हुए हैं, रात को सो रहे हैं, और अगर आप किसी कैंडल को जलाते हैं तो उसमें जब सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो जाती है, क्योंकि आपने पूरा रूम को बंद कर दिया और कैंडल को जला दिया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वो कंज्यूम हो रही है, जो कैंडल जल रही है वो कंज्यूम कर रही है ऑक्सीजन को, और धीरे धीरे तो फिर CO2 निकलती जा रही है। उसके बाद जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया तो वहां पर ऑक्सीजन की O2 नहीं बन पा रहा, और सिर्फ ऑक्सीजन ही जुड़ रहा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकती है, और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये आपकी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तो इससे होता है। तो आप ये बताइए कि हम कराना है रेस्पिरेशन, सब में कराना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता, हम में भी रेस्पिरेशन होता, तो ऑक्सीजन की जरूरत तो दोनों में पड़ेगी, तो यानी कि प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हाँ प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, क्यों नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत आपको पहले मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये बताइए, हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक, पहले हेडिंग डाल देते हैं डू प्लांट्स ब्रीथ। हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, जैसे कि आपको पता है लंग्स होते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, बाहर से जो भी ऑक्सीजन होता है उसको अंदर ले लेते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स के पास ऐसा होता है? कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। अब जनरली उनके पास क्यों नहीं होता ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स अगर ब्रीथ करते हैं तो उनको भी कोई स्पेशल ऑर्गन चाहिए जिससे वो ऑक्सीजन को बाहर से कंज्यूम कर सके, लेकिन नहीं, उनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको खुद सोचना है, जो प्लांट्स की लीफ होती है, अच्छा ये आप समझिए जैसे कि एक प्लांट है, यहाँ पर कोई प्लांट रख दिया, यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई खड़ा है,
कोई खड़ा, तो लगभग वो प्लांट के बहुत बहुत छोटा प्लांट से, ठीक है, यहाँ पे प्लांट से बहुत छोटा, प्लांट से इतना मतलब प्लांट, अब क्या प्लांट पूरा ट्री बन गया है। अब प्लांट में ट्री भी सब आ जाता है, अगर बायो आप पढ़ रहे हैं तो प्लांट में आप देख रहे हैं कि एक जो है, एक ट्री जो है इतना बड़ा है, उसकी कंपैरिजन में जो एक छोटा सा मतलब एक आदमी जो कि खड़ा है, बहुत ही छोटा इससे लग रहा है। अब इससे छोटा लग रहा है। अब आप बताइए कि इतने इतने बड़े प्लांट में हम कौन सा ऐसा ऑर्गन फिट कर दे जो कि हाँ यहाँ पर हो जाए तो सब जगह ऑक्सीजन को तो लेकर सब जगह ट्रेवल कर दे। तो इतने बड़े प्लांट में हमारे पास इतना मतलब नहीं सफिशिएंट हो पा रहा है कि हम कोई ऐसा ऑर्गन इसमें फिट कर दे जो कि पूरे प्लांट को, पूरे जितने प्लांट के पार्ट्स सबको ऑक्सीजन दे पाए। तो इसके कारण होता क्या है कि प्लांट की जितनी पत्तियां होती हैं, आपको पता है कि स्टोमा, स्टोमा का क्या काम होता है, तो हर लीव्स में होती है स्टोमा, हर लीव्स में स्टोमा होते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनटेक करे और मतलब उसको बाहर एक्सहेल कर दे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो यहाँ पर स्टोमा के कारण हो रहा है। और दूसरी बात आपको ये भी पता होगी कि जैसे स्टेम होता है, तो स्टेम में आपको पता है कि एक भी स्टोमेटा नहीं पाया जाता, लेकिन वहां पर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो पोर्स होते हैं उनको हम लेंटी सेल्स कहते हैं। वो लेंटी सेल्स क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। वैसे अब आपको ये पता है कि ये पूरा प्लांट है तो लीव्स होंगी ऊपर, नीचे लीव्स नहीं है, तो यहाँ पर स्टोमेटा स्टोमेटा नहीं पाया जाएगा, स्टोमेटा यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पर होती है लेंटी सेल्स, ऐसे ऐसे पोर्स वाली लेंटी सेल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आपका पाया जाएगा, हर लीव्स में क्या हो जाएगा, स्टोमा। स्टोमा जनरली क्या कहते हैं, एक को कहते हैं, अगर एक पोर है तो स्टोमा कहेंगे, बहुत सारे पोर है तो स्टोमेटा कहेंगे। वर्ड का चक्कर बहुत ही मतलब निराला होता है, आपको समझना चाहिए, आगे बहुत काम देगा। तो ये लेंटिसल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, यहाँ पर स्टोमा प्रेजेंट हो गए, दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेंगे। तो क्या यहाँ पर ब्रीदिंग हो रही, अभी इस बात पे और बात नहीं करेंगे, और थोड़ी बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि डू प्लांट्स ब्रीथ में, एक डू प्लांट्स ब्रीथ के अंदर एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर स्पेशल ऑर्गन क्यों नहीं पाए जाते। तो पहले तो एक कंडीशन हमने देख रखी है कि इसमें इसलिए पहले हमने क्या बताई, पहले अगर पहले हम बता रहे हैं कि पहले अगर रीजन है क्यों नहीं पाए जा रहे हैं, तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि हाँ, इसमें इसलिए नहीं पाए जा रहे हैं कोई भी स्पेशल ऑर्गन, क्योंकि उसके लिए, किसी भी स्पेशल ऑर्गन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी सारी लीफ हैं, चाहे जितनी पूरे प्लांट में देख रहे हैं, तो हर जगह एक स्पेशल ऑर्गन है। मतलब स्पेशल ऑर्गन नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसी चीज पाई जा रही है हर जगह जो क्या कर रही है, सब जगह से ऑक्सीजन ले रही है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं है यार कि यहाँ पर पाया जाए और सब जगह ऑक्सीजन को ट्रेवल करा सके, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर जगह हर पत्तियों में स्टोमा पाए जा रहे हैं जो कि नीड्स के लिए अपने नीड्स के लिए खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। तो उस पहली कंडीशन ये हो गई, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं। दूसरी बात करते हैं, अगर दूसरी बात करें तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको ऑक्सीजन की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। अब ये आप सोच रहे होंगे क्यों, रेस्पिरेशन तो दोनों में होता, हमें भी होता उनमें भी होता, तो ऐसा क्यों है कि उस प्लांट्स में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पाई जाती, मतलब होती तो है जरूरत लेकिन कम होती, ऐसा क्यों होता है, उसमें इतनी जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन की, ऐसा क्यों। देखिए, इनमें एक केस होता है, जैसे आपको मैं बताऊं डाइजेशन, आप आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइजेशन एंड द फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस, आपसे मैंने ये पूछा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप बता देंगे कि डाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हम फूड को डाइजेस्ट करा देते हैं, ठीक है, और फिर बाद में और आगे से बहुत सारी प्रोसेस होती है, जिससे हमको क्या मिल जाता है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट मिल जाता है, यानी ग्लूकोज मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है और फैट वैट मिल जाता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस से हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को गेन करते हैं। क्यों, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर क्या प्लांट्स में डाइजेशन होता है, लेकिन वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो यानी क्या डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस इक्वल है, नहीं, डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस इक्वल नहीं है। लेकिन देखिए प्लांट्स क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बींग्स कर रहा है, वो कर क्यों रहा है, क्योंकि उसको चाहिए रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट। फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि उसको चाहिए रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट। तो यानी मंजिल दोनों की एक है, लेकिन मेथड दोनों का अलग है, यानी रास्ता अलग है, लेकिन पहुंचना दोनों को एक ही जगह है, जो कि क्या है, रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट।
शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दोनों को लेना है, लेकिन वो डाइजेशन करके ले रहा, वो फोटोसिंथेसिस करके ले रहा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं, लेकिन जो अर्थ मतलब काम है, जो पहुंचना चाहते हैं, एक ही मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या है रास्ता अलग है। वो दूसरे रास्ते से जा रहा है, तो दूसरे रास्ते से जा रहा है, जिसको जो पसंद उससे जाए। तो डाइजेशन में अच्छा ये बताइए कि क्या कोई गैस की इन्वॉल्वमेंट हुई? आप कहेंगे नहीं, या फिर कोई गैस की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। आप अभी पढ़े डाइजेशन, क्या कोई गैस की इन्वॉल्वमेंट हुई? नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस में जो गैस है उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई। फोटोसिंथेसिस में गैस की इन्वॉल्वमेंट हुई। आप कहेंगे आप कैसे? फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो उसमें CO2 की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो क्या है, गैस ही तो है। जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो क्या एक्सचेंज हो रहा है गैस, CO2 आ रही, फोटोसिंथेसिस हो रहा, फिर ऑक्सीजन निकलती जा रही। तो फोटोसिंथेसिस में जब हुआ तो इसमें गैस की इन्वॉल्वमेंट भाई हो रही। अच्छा, अब जो इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी क्या करेंगे हम लोग? कंज्यूम करेंगे, क्योंकि प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलता है, ये तो हम बहुत बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में गैस की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये आपको पता चला। अब ऑक्सीजन इसमें से निकलती है तो प्लांट्स के पास दो रास्ते होते हैं, क्योंकि भाई ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, प्लांट्स निकाल रहे हैं, तो उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास ये अधिकार है कि हाँ मैं चाहूं तो ये ऑक्सीजन खुद के पास रख सकता हूँ, चाहूं तो दे दूं किसी ह्यूमन बींग्स को, उस पर दया दिखा दूं। तो अगर ये प्लांट्स चाहते हैं किसी पर दया दिखाना तो ऑक्सीजन को बाहर दे देंगे, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं, वो चाहते कि नहीं मैं ऑक्सीजन को लूंगा और उसको यूज करूंगा रिस्पायरेशन में, तो तब वहां पर ये बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ, अब जितना फोटोसिंथेसिस होगा तो ऐसा नहीं कि सारा ऑक्सीजन ले ही लेंगे, थोड़ा बहुत निकालेंगे, थोड़ा बहुत रिस्पायरेशन के लिए बचा के रखेंगे, थोड़ा बहुत निकाल देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक तो आ ही रहा है थोड़ा बहुत, और दूसरा यहीं से मिलता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के हो रहा है उसी के अंदर ही मिल जा रहा है। जब CO2 उन्होंने ली तो उसको निकालने के बजाय खुद ही यूज कर रहे हैं। तो ये दूसरा प्रोसेस, दूसरा मेथड हो गया। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि भाई जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है, अब ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको बाहर निकालने की क्या जरूरत है, खुद ही यूज कर ले। तो उसी के कारण प्लांट्स को जो है ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग की बात अभी करेंगे, ऑक्सीजन जो है जो इनटेक करते हैं उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि पहले से ही बना रखे हैं, तो लेने में बहुत मतलब थोड़ा बहुत लेना पड़ता है अगर जब जरूरत होती है तो। अच्छा, और एक और केस देखते हैं, ये थोड़ा रफ कर देता हूँ। दो दो केस आप समझ गए, एक केस और आपको बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिए, एक केस और आपको बता दो, दो केस आपको याद रखने, तीसरा केस सुनिए इसमें है क्या। देखिए, प्लांट्स प्लांट्स में मैंने बताया ये जो है ये जैसे प्लांट्स में मैंने बताया दो चीजें बता दी। अब तीसरा क्या है कि अगर ये देखिए यहाँ पर पत्ती ले रहे हैं, यहाँ पर लेंटिसेल्स है, तो लेंटिसेल्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि स्टेम को क्या करें, ऑक्सीजन दे पाए, ऑक्सीजन स्टेम को दे पाए। यहाँ के लिए तो स्टोमेटा है ही है, तो यहाँ के लिए लेंटिसेल्स यूज हो रहे हैं कि स्टेम को दे पाए। तो अच्छा चलिए देखते हैं कि इसमें स्टेम दे लेंटिसेल्स दे रहे हैं, लेकिन कौन कौन से इसमें से लेयर हैं जिनको ऑक्सीजन की असलियत में जरूरत पड़ रही है। इनको हमने ऐसे उठा के ऐसे देखा, ऐसे इस सिस्टम को लिया, ऐसे देखा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ की कई सारी लेयर होती हैं, बहुत सारी लेयर होती हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा मतलब ऐसे देखें, 3D तो बना नहीं सकते, तो मान लो हमने अब इसमें से पहली खोली, पहली लेयर, जो पहली लेयर हमको यहाँ से पहली लेयर कट करके मिली, मतलब बहुत सारी लेयर मिली, पहली लेयर ही मिली। जब पहले पहले इसको जो कट किया, पहले छीला, तो पहली एक लेयर मिली जिसको हम कहते हैं आउटर बार। इसके ऊपर इसके ऊपर कॉर्क होता है, ये होता है आउटर बार, ये होती है डेड। ओ यार, डेड। दूसरी लेयर मिलती है इनर बार। अरे जगह नहीं बचे, ये होती है लिविंग, समझ जाना किसी तरह, ये होती है लिविंग। तो और तीसरी होती है आपकी कैम्बियम। कैम्बियम जानते हैं, गिर्द बनाने में हेल्प करता है, ये जो है कैम्बियम हो गया, ये लिविंग होता है ये भी।
ये भी क्या है लिविंग। अब फिर और कौन सी आती है, कैम्बियम हो गई, अब होती है आपकी सैपवुड। ये भी क्या होती है, लिविंग, एल से लिविंग। ये क्या हो जाती है, हार्डवुड। हार्डवुड नहीं, हार्डवुड। ठीक है। ये क्या होती है, डेड। तो ये जो अंदर का ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा खाली वाला, ये वो आपकी हार्टवुड ही होती। क्यों लिखो यार, यही तो मिला देता हूँ। हार्टवुड ही ये है। तो यानी अंदर का बहुत सारा पार्ट जो भरा होता है अंदर, मोटा वाला, वो डेड ही है। वो काम क्या करता है, फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो ये वाली जो ये जो पतली सी लेयर है, ये लिविंग है। तो इस सिर्फ इन्हीं को जरूरत है ऑक्सीजन की, और बाकी को नहीं। तो आप देख सकते हैं कितने कम लेयर है जिनको, मतलब कितनी पतली पतली, कितनी कम लेयर है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो यार इतना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं फिर पड़ती। अब इतना कम पड़ रहा है ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है। अब अंदर वाले को देना ही नहीं है, जो कि सबसे मोटा पार्क है, तो उसको देना ही नहीं, तो वो क्या है कि भाई सबसे मोटा है। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम करता। और अगर हम एक केस और ले लेते हैं, चलो, वैसे तीन ही कहा था, पता नहीं याद आ गया तो फिर ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक लीफ को मैंने कट किया। अब ये एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस, वो हम लेबल बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए ऐसे। यहाँ पे मान लीजिए स्टोमेटा पारा, बहुत सारी सेल हैं ऐसे, पहली सेल लेयर, मेसोफिल सेल्स, ऐसे मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी लीफ का स्ट्रक्चर नहीं पढ़े, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पर स्टोमेटा है। स्टोमेटा ने क्या किया, ये मान लिख देता हूँ यार, स्टोमेटा ने कंफ्यूज होगा, स्टोमा लिख दिया क्योंकि एक ही पोर है। ये स्टोमा है, स्टोमा ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, पूरे लीफ सेल को देना। अब यार सेल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच में होती है इंटरसेलुलर स्पेस, वहां से इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को इधर उधर ट्रेवल करा दिया, सारे उसमें डिफ्यूज करा दिया, डिफ्यूजन की मदद से पूरे सेल में पहुंच गए। तो चौथा ये भी केस आप बता सकते हैं कि जब, अब लेकिन ये चौथा केस आप बता रहे हैं, लेकिन जैसे बल्कि प्लांट है, ये बल्कि प्लांट है नहीं, ये बल्कि प्लांट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। इसमें भी आप देख रहे हैं तो कम, इसमें भी कम है। तो ये भी एक केस बन सकता है, या फिर इसी को इसमें शामिल कर लीजिए, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रहा है, इसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। तो ये हमने बात की। डू अब क्वेश्चन आता है, राइज होता है, डू प्लांट्स ब्रीथ। तो इसका आप कोई मतलब सटीक आंसर नहीं, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हाँ डू प्लांट्स ब्रीथ। अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर से बताया, उसके बाद पता भी नहीं चला कि प्लांट ब्रीथ करते हैं कि नहीं। तो ऐसा इसका आंसर सही है, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं कह सकते डू प्लांट्स ब्रीथ। हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सब करते हैं। ठीक है, एटीपी भी यूज होती है, तो उसके लिए हमारे हम कह सकते हैं कि हम ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट्स, हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग, चलिए लोकल ब्रीदिंग करते हैं, मान लेते हैं ब्रीदिंग है, लेकिन कोई एक्टिव ब्रीदिंग नहीं है। मतलब एक ब्रीदिंग जो हमारे अंदर होती है वो इनके अंदर नहीं हो रही। तो हम डू प्लांट्स ब्रीथ का मतलब करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। तो कोई मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते कि हाँ डू प्लांट्स ब्रीथ, यस द प्लांट्स ब्रीथ, या फिर डू प्लांट ब्रीथ, नो द प्लांट्स डज नॉट ब्रीथ। अच्छा, कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता। तो आपको रीजन जानना होगा, रीजन किसी को बताना होगा, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ब्रीदिंग तो करते हैं, लेकिन कोई एक्टिव ब्रीदिंग नहीं है। और आप ऐसा भी नहीं कहें कि हाँ ब्रीदिंग करते ही हैं, तो आप समझाइए कि ऐसा ऐसा है, इसलिए हम कहते हैं कि लोकल ब्रीदिंग एक करते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, पूरा रीजन आपको बताएं। अगले वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है।